डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और मैं गुरुग्राम का रहने वाला हूँ। मुझे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे दुर्गम इलाकों में मैं घूमना पसंद करता हूँ जहाँ लोगों की संख्या कम हो। मैं शहरों से दूर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन काम गुरुग्राम में करता हूँ तो मजबूरी में मुझे भीड़ भाड़ में रहना ही पड़ता है। जब आप शहर में रहते हो और वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा हो तो आप खालीपन बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते, और ऐसे खालीपन को महसूस करने के लिए आपको शहर से दूर जाना पड़ता है। और मैं भी एक ऐसी ही कंपनी में काम करता हूँ जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और जब शाम के वक्त घर आता हूँ तो जाम में फंस जाता हूँ। सुबह जाते वक्त भी जाम में फंस जाना और पूरा दिन उस कंपनी में काम करना। जब घर पहुंचता हूं बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूं, खाना बनाता हूं और सो जाता हूं। हर रोज़ यही लाइफ है, लेकिन रविवार के दिन बिल्कुल खालीपन का अपने कमरे के अंदर ही मैं आभास कर पाता हूं। अपने घर से बाहर निकलने में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता। रविवार का ही तो दिन होता है जब भीड़ भाड़ से कुछ समय दूर निकलने का समय मिल जाता है, लेकिन मुझे इस जगह से दूर जाने में खुले में खालीपन का एहसास करना होता है। इसलिए 2-4 महीने बाद मैं 7 से 10 दिन की छुट्टियां लेकर दुर्गम इलाकों में भटकता रहता हूँ। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ लेह लद्दाख का वो ट्रिप निकालना। बाइक पर हम निकलते हैं और वहाँ पर घूम कर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्तों को ये सब करना पसंद नहीं रहा। कहते हैं ना, किसी किसी की आदत होती है कुछ अलग करने की, किसी की आदत होती है कुछ अलग करने की। मेरे दोस्त इस बार गोवा जाना चाहते थे, लेकिन मैं गोवा 2 बार जाकर आया था। मुझे वहाँ ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जगह अच्छी नहीं थी, वो जगह मेरे लिए सही नहीं थी। मैं भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करता हूँ। मुझे वादियाँ पसंद हैं, लेकिन वहाँ पर खालीपन जंगल में महसूस होता है, और वहाँ टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कहीं भी दुर्गम जगह पर पहुँच जाएं, वहाँ पर आपको हिप्पी मिल ही जाएंगे। एक बार तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक ऐसे बीच को ढूंढता हुआ गया था जहां पर हमें कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से 3 किलोमीटर तक हम उस जंगल के बीच से निकलकर उस बीच तक पहुंचे थे। जब वहां पर पहुंचे मुझे लगा था बिल्कुल खालीपन का एहसास होगा, समंदर की लहरों की आवाज़ें होंगी। लेकिन जब वहां पहुंचे, नंगे पुंगे हिप्पी हमारे सामने नाच रहे थे। उन्हें देखकर समझ में नहीं आ रहा था उन पर गुस्सा निकालूं या अपनी किस्मत पर। उसके बाद से मैं गोवा जाना पसंद नहीं करता। इस बार मेरे दोस्त फिर से गोवा जाना चाहते थे। क्या करेंगे वहां जाकर? नंगे पुंगे हिप्पी हर जगह घूमते रहते हैं, मिलते ही वो हैं, और बाकी बीच पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो दोबारा से लेह लद्दाख जाना चाहूँगा। अगर वहाँ नहीं गया तो ऐसे दुर्गम गाँव को ढूंढना चाहूँगा जहाँ की अलग अलग बातें मुझे खुश कर सकें। मेरे दोस्त गोवा के लिए निकल गए थे और मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड स्टार्ट की और मैं निकल पड़ा मनाली की तरफ। पहले तो मनाली तक पहुँचना बहुत मुश्किल भरा होता है। इस भीड़ भाड़ के बीच से निकलकर आप मनाली तक पहुंचते हैं, और वहां से आगे का रास्ता बहुत आरामदायक होता है। वो टूटी फूटी सड़कें, वो बिखरती हुई बाइक, और कभी कभी खाई में गिरने का डर भी लगता है। और मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं पागल हूँ, लेकिन नहीं, कुछ लोगों की आदतें होती हैं ऐसे किस्मत को आजमाने की। मैं वैसा ही पागल हूँ। और मनाली से आगे अपनी इस बाइक में मैं पूरा पेट्रोल भरवाकर और साथ में बड़े बड़े कैन लेकर सीधा लेह लद्दाख के लिए निकल रहा था। इस बार सीधा लेह नहीं जाना था। मैं उन रास्तों में जाना चाहता था जो दुर्गम हैं, जहाँ पर कोई नहीं जाता, जहाँ पर गांव तो बसे हुए हैं लेकिन वो बाहरी दुनिया से मिलना पसंद नहीं करते।
और यहाँ से कई रास्ते गूगल मैप के सहारे आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर शायद आपको जाना नहीं चाहिए, और मुझे भी जाना नहीं चाहिए था। मैं अपनी बाइक लेकर इस तरह आगे बढ़ रहा था कि खालीपन का एहसास मुझे खुशी देता जा रहा था। कहते हैं नशा आपको जब लग जाए उसकी लत लग जाती है, आप उसके बिना जी नहीं सकते। मुझे खालीपन बिल्कुल नशे की तरह लगता था। जब इन दुर्गम सड़कों में मैं अपनी बाइक लेकर जा रहा था, नशे की तरह था। मैं और मांग रहा था, और दुर्गम इलाका। कुछ लोग रास्ते में मिल रहे थे, कुछ ऐसे बाइकर्स जो इन दुर्गम रास्तों में जा रहे हों। मुझे उनसे भी दूर निकलना था, और ज़्यादा नशा चाहिए था अकेलेपन का। उसे ढूंढता ढूंढता मैं और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा था, खालीपन बढ़ता जा रहा था। रास्ते छोटे होते जा रहे थे, सड़कें बहुत पतली थीं। ये नेशनल हाईवे नहीं था, बल्कि गांव की सड़कें थीं। कई जगह टूटी हुई सड़कें और खाली रास्तों से निकालनी पड़ती बाइक। मैं सोच रहा था वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, कैसे खाने पीने का सामान शहरों से वहाँ तक पहुँचता होगा। यहाँ पर कब बारिश शुरू हो जाती है हम समझ नहीं पाते। और मैं जब बाइक आगे लेकर जा रहा था, इन पहाड़ियों में बादल महसूस हो पा रहे थे। बादल सड़क पर आए हुए थे, पहाड़ियों को घेर चुके थे। यहाँ ये धुंध की तरह एहसास होता है, और कड़कड़ाती हुई बिजली आंखों को खोल देती है। कभी कभी लगने लगता है ये धुंध और ज़्यादा गहरी हो गई तो मैं देख नहीं पाऊंगा। इस पहाड़ी से फिसल कर नीचे चला गया तो ज़्यादा नीचे जाने में समय नहीं लगेगा, उसके बाद सीधा ऊपर। और ये डर आपको बाइक धीमा करने पर मजबूर कर देता है। मैं भी एक्सेलरेटर जैसे कम कर देता था। अपनी बाइक की स्पीड कम करते ही जैसे दुनिया फिर से हसीन दिखने लगती थी। जैसे ही बाइक की रफ्तार तेज़ करो, सामने जैसे जन्नत दिखने लगती है और आपको खींचती है, आ जा। लेकिन मैं बाइक को धीमा ही करना चाहता था। मैं चाहता था कि उस तरफ ना जाऊं, दुनिया की इस तरफ ही रहूं। वहाँ जब बारिश होने लगती है, ये मिट्टी की सड़कें बहुत चिकनाई भरी हो जाती हैं। बाइक के टायर फिसलना शुरू हो जाते हैं, और उस फिसलन से आप पहाड़ी से नीचे गिर सकते हैं। फिर आपको रुकना पड़ता है। आप रुककर कुछ समय इंतज़ार करें, और वहाँ कुछ लोग छोटी छोटी दुकानें बनाकर वहीं पर बैठे होते हैं। वहाँ आपको 50 रुपए की मैगी मिलती है। मैं मैगी का मज़ा लेकर उससे पूछ रहा था, क्या मुझे आगे जाना चाहिए? आगे रास्ता मौजूद है या नहीं? गूगल मैप तो यहीं तक की सड़कें दिखा रहा है, आगे तो बस पहाड़ियाँ दिख रही हैं। उसने कहा, रास्ता तो मौजूद है, गूगल मैप में नहीं दिखेगा, आपको आंखों से देखना होगा। आगे कई गांव आएंगे जिनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आप उन कहानियों को सुन नहीं पाएंगे और डर कर भाग जाएंगे। मैंने कहा, क्या आगे कुछ ज़्यादा खतरनाक है? टूटी हुई सड़कें हैं, गिरने के चांस है, क्या ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं आगे? उसने कहा, सड़कें तो ठीक मिल जाएंगी, गांव ठीक नहीं मिलेंगे। आप भीड़ से आए हैं, अकेलेपन में खो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अकेलापन डरावना होता है। मैंने उसे बीच में रोक दिया, नहीं, डरावना नहीं होता। हम इस दुनिया में अकेले ही तो आते हैं, इस दुनिया में जीना भी अकेले ही पड़ता है। हम बुरे काम करते हैं तो हम अकेले को वो भुगतना भी पड़ता है। मौत भी हर किसी को अकेले अकेले में ही तो मिलती है। अकेलापन ही तो हमारी जिंदगी होती है, ये भयानक नहीं होता। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, शायद आगे का रास्ता आपके लिए ही तो बना है। जाइए, कहीं किसी गांव में रुककर महसूस कीजिए उसकी कहानी। यहाँ ऐसे गांव हैं, हर एक गांव की अलग कहानी। आप किस में रुकेंगे, आपके साथ क्या बीतेगी, ये आप बयां कर पाएंगे या नहीं, मैं नहीं जानता। उसकी बातों ने जैसे मेरी आंखें चुंधिया दी थी। कहानियाँ सुनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कहानियों का हिस्सा बनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी अकेलेपन में किताबें लिखता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की वो कहानियाँ लिखना पसंद करता हूँ, कैसे क्या क्या किया मैंने। शायद यहाँ कुछ नया देखने को मिल जाएगा, शायद कुछ अजीब देखने को मिल जाएगा।
फिर उस दुकान से मैं बाइक स्टार्ट करके आगे जा ही रहा था। मैंने उससे कहा अलविदा, फिर मिलेंगे। और उसने कहा वापस आएंगे ना, कोशिश करिएगा कि वापस ज़रूर आइए। मैंने कहा आऊँगा ना, मेरे पास पेट्रोल ज़्यादा है, आगे पेट्रोल पंप ना भी मिला मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और उसने कहा कुछ लोग वापस नहीं आ पाते। बस उसकी ये बातें थी और वहाँ वो बादल घिरने लगे थे और उस दुकान से मैं आगे बढ़ निकला। आगे धुंध इस तरह थी, ये बादल सड़क पर उतर आए थे। ऐसा लग रहा था मैं दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। यहाँ उस सड़क को पार करते हुए मुझे अकेलेपन को महसूस करना था, लेकिन 10 से 15 किलोमीटर के बाद एक जैसे छोटा सा गांव आ जाता। वहाँ पत्थरों की सड़कें बनी हुई थी। यहाँ पहाड़ों में ऐसे पत्थरों को छतों पर इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ ऐसे गांव थे कि फर्श की तरह उन पत्थरों को इस्तेमाल किया था सड़कों पर। हर एक गांव का नक्शा अलग सा होता। मैंने पहाड़ों में ऐसे घर नहीं देखे, कुछ सफ़ेद रंग के घर, जैसे सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया हो। एक ढलान के बिल्कुल नीचे उतरा था मैं। वहाँ हर घर के ऊपर बहुत बड़ी बर्फ़ की परत जमी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे गर्मी लग रही थी और वहाँ बर्फ़ जमी हुई थी, ये पिघल नहीं रही। क्या इन्होंने छतों पर रुई लगाई हुई है? सवालों के जवाब तो चाहता था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा और आगे चलता हूँ। आगे घना वन सा दिख रहा था गूगल मैप में। ये सड़कें तो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। मैं उस बाइक के सहारे उन पेड़ों के बीच से निकलता हुआ काफ़ी थक सा गया था। वक्त शाम के 6 बजे का हो गया और मुझे लगा अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अब ठंड का एहसास होने लगा था। यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। सड़कें गीली गीली सी थी। कई जगह बिल्कुल काले रंग की सड़कें जो नेशनल हाईवे की तरह महसूस होती और बीच बीच में मिट्टी की पगडंडियाँ आ जाती। और चलते चलते मैं एक ऐसे गांव में पहुंचा जो मुझे बहुत ही एडवांस सा लगा। अब इतने पीछे पहाड़ों में पहुंचने के बाद मुझे लगा था ऐसे गांव होंगे जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होंगे। यहाँ तो होटल बने हुए थे। मैंने गूगल मैप में लोकेशन देखी। यहाँ कोई गांव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गांव बना हुआ है। होटल से बने हुए हैं, खिड़कियां हैं, कांच लगे हुए हैं, ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। छोटे मोटे रेस्टोरेंट से बने हुए थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शहर है या गांव है? क्या है ये? लेकिन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम। उन्होंने महंगे महंगे लेदर के कपड़े पहन रखे थे। कुछ के कपड़े इतने ज़्यादा महंगे थे, लाखों में आते हैं। उन ब्रांड की पहचान है मुझे। कुछ मगरमच्छ की चमड़ी से बने हुए मोटे मोटे कपड़े। वहाँ गाँव के लोग थे जिनकी बोली अलग सी थी, लेकिन कपड़े इतने महंगे। क्या यहाँ पर इन्होंने गांव बसा रखा है? अमीरों का गांव? मुझे पूछना चाहिए। आखिर यहाँ पर मैं रुक सकता हूँ। अच्छे अच्छे घर बने हुए लग रहे हैं। कोई ना कोई यहाँ पर सस्ता कमरा मिल ही जाएगा ना। जैसे ही मैं चलता चलता एक औरत के पास गया जिसने वहाँ कई सारे फल रखे हुए थे। मैं उससे बात करने लगा। वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और कह रही थी यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, जो आते हैं बहुत खुशकिस्मत होते हैं। तुम भी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। कहते हैं कि यहाँ किस्मत आपके करीब चलती है। यहाँ इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की वो दुनिया है। मैंने कहा बिल्कुल, पहाड़ों में आपको जन्नत का एहसास होता है। स्वर्ग की वो दुनिया उस पार और इंसानी दुनिया इस पार। पहाड़ से छलांग लगाओ तो आप उस दुनिया में चले जाएंगे, रुके रहे तो इस दुनिया में रह जाएंगे। वो भी हंसने लगी थी मेरे इस मजाकिया अंदाज से। फिर मैं उससे पूछने लगा, क्या मैं रात यहाँ पर बिता सकता हूँ? उसने खड़े होकर हामी भरी। हाँ बिल्कुल, यहाँ रुक सकते हो। तुम यहाँ एंजॉय कर सकते हो। खाने पीने का सारा प्रबंध है। देखने में ये शहर लगता है, लेकिन ये शहर नहीं, एक गांव है। फिर उन इमारतों को देखकर मैं कहने लगा, यहाँ कोई नेशनल हाईवे तो है नहीं। यहाँ बड़ी बड़ी ईंटें भी नहीं आती होंगी। ऐसे कांच का पहुँचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आखिर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई कैसे गई हैं? यहाँ रास्ता किस तरफ से है? या मैं ही किसी गलत रास्ते से तो नहीं आ गया? कोई सुरंग तो नहीं है जो यहाँ तक पहुँचती है? तो उसने हंसते हंसते कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम समझ नहीं पाओगे, कोई समझ नहीं पाता। तो इन सवालों के जवाब किसी से पूछना मत, कोई नहीं बताएगा।
यहाँ पर कुछ खास नियम हैं जिसका पालन करना पड़ता है। तुम भी उन नियमों को मान लो तो सही रहोगे। मैं हंसने लगा था। नियम? अब इस छोटे से गांव के भी नियम हो गए। वो मेरी तरफ देखती रही और मैं उससे कुछ फल लेकर आगे जाना चाहता था। उसने मुझसे पैसे पकड़े ही नहीं। मैं पैसे पकड़ाने की कोशिश करता रहा। देखो, बाहर 100 रुपए के मिलते हैं और यहाँ पर पहुँचने में मुश्किल होती होगी तो तुम 150 ले सकती हो। उसने पैसे पकड़े ही नहीं। वो कह रही थी यहाँ मेहमान कम आते हैं, जितने आते हैं उनके लिए हम मुफ्त में चीज़ें देते हैं। मैं खुश हो गया। अब उससे खाते खाते मैं आगे बढ़ रहा था और बाइक को भी धीमा चला रहा था। मुझे किसी और से बात करनी थी। अब बड़ी सी इमारत दिखी मुझे, वहाँ मैंने बाइक रोक ली। एक तो दूर दूर तक देखा नहीं जा रहा था, बादल जैसे जमीन पर उतरे हुए थे। वहाँ एक आदमी जिसने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी, वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और कुछ खा रहा था। ये मोमोज लग रहे थे और पहाड़ों में मोमोज बहुत मज़ेदार मिलते हैं। मैं भी उस टेबल के पास में जाकर बैठना चाहता था और मैं उसके करीब जाकर कहने लगा, यहाँ मोमोज कहाँ पर मिलते हैं? मैं खाना चाहूँगा, क्योंकि ये सस्ते होंगे ना। उसने कहा, सस्ते? मेरे साथ बैठो, यहीं पर खा सकते हो। यहाँ पीछे वाली वो दुकान मेरी ही तो है। मैं उसके पास बैठा। वो मोमोज की बड़ी सी प्लेट थी जिसमें 20 से 25 मोमोज थे। मैं खाता गया और वो स्वाद लगते गए। हर एक मोमो का स्वाद अलग ही था। खाते खाते कब प्लेट खाली हो गई पता नहीं चला। और उसके बाद उससे दोस्ती भी हो चुकी थी। अब दोस्ती बना ली थी तो कमरे के बारे में भी पूछा जा सकता था। मैंने उससे कहा, देखिए, ठंड बढ़ने लगी है और मैं रात को सफ़र नहीं कर सकता। आगे का रास्ता मुझे पता नहीं चल रहा। क्या यहाँ मुझे कोई कमरा मिल जाएगा? उसने कहा, यहाँ जो बड़ी इमारतें हैं 3-3 मंजिली, 4-4 मंजिला, वहाँ तुम्हें कोई कमरा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ 1 मंजिला घर बने हुए हैं, वहाँ तुम्हें आसानी से कमरा मिल जाएगा। मैंने उससे कहा, कोई आपकी जान पहचान वाला है, यहाँ कोई सस्ता कमरा मिल जाए? उसने कहा, सस्ता महंगा यहाँ नहीं होता, तुमसे कोई पैसे नहीं लेगा, तुम्हें मुफ्त में रहने देगा। ये तुम पर है, तुम किस कमरे का चुनाव करना चाहते हो। फिर मैं उसके साथ चलने लगा और पीछे पहाड़ के बिल्कुल एक तरफ बना हुआ वो घर उसने मुझे दे दिया। तुम यहाँ रात बिता सकते हो, अगर कुछ दिन रहना चाहते हो तो रह सकते हो। मैं खुश हो गया था। यहाँ पर रहा जा सकता है। सच में शहर जैसा एहसास, लेकिन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं, अकेलापन पसंद है और यहाँ से ज़्यादा अकेलापन कहीं नहीं मिलेगा। हर चीज़, हर सुविधा यहाँ पर मौजूद है, फिर भी कोई किसी को परेशान नहीं करता होगा। लोगों की संख्या कम है। मैंने अपना सारा सामान उस घर में रखना शुरू कर दिया, लेकिन 5 से 6 लोग मेरी मदद करना चाहते थे। मैंने उन्हें अपनी मदद करने दी। सामान जल्दी से रखवाया। वो घर भी बहुत साफ सुथरा था। बेड लगा हुआ था, 3 कमरे थे, 2 बंद रखे गए थे। वहाँ जब मैंने उनसे चाबी मांगी तो उस बूढ़े आदमी ने चाबी पकड़ाते हुए कहा, याद रखना, नियम तो तुम्हें बता दिए गए हैं ना। मैंने कहा, नियम? यहाँ नियमों की बात पहले भी की गई, लेकिन मुझे नहीं पता कौन से नियम। यहाँ भी कोई नियम है? फिर वो एकदम से चौकन्ना हो गया। क्या तुम्हें नियम किसी ने नहीं बताए? तुम अभी अभी आए हो? ओह, मेरी गलती है, मुझे माफ़ करना। मुझे तुम्हें नियम बताने चाहिए थे। इतनी बड़ी गलती कर रहा था मैं। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे भी घबराहट सी होने लगी। कौन से नियम? क्या यहाँ गांव में कोई बड़े नियम माने जाते हैं? तो उसने कहा, देखो, खिड़कियाँ बंद रखनी है, दरवाज़ा तो बंद रखोगे ही, लेकिन याद रखना, खिड़कियों से सफ़र मत करना। दरवाजे हैं, चाबी से दरवाज़ा खोलकर ही सफ़र करना, दरवाजे को तोड़कर सफ़र मत करना। ये कुछ खास नियम है। और कोई भी सुराख, कोई छेद, उससे सफ़र मत करना। भले ही कोई तुम्हें बुलाता रहे, झांकता रहे। यहाँ लोगों को झांकने की आदत बहुत है, तो ध्यान मत देना, अपना घर में रहना। फिर मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा था। वो ये बातें कहकर चुप हो गया। बस ये नियम है कि दरवाज़ा तोड़कर ना सफ़र करूं, खिड़कियों से ना सफ़र करूं। ये कौन करेगा? आखिर खिड़कियों से बाहर कौन जाना चाहेगा? पहाड़ी में थोड़े ना गिरना है, मैं दरवाज़ा खोलकर ही जाऊंगा ना बाहर। वो थोड़ा चिंतित था। देखो, इस बात को लाइटली मत लो, खिड़कियों से बाहर जाओगे वापस नहीं आ पाओगे। मैंने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल, खिड़की से कोई बाहर गिर जाएगा तो वापस कैसे आ पाएगा? फिर तो दूसरी दुनिया में ही निकलूंगा ना।
वो चिंतित था, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जरा भी नहीं आई। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मजाकिया नहीं है। खिड़कियों से बाहर मत जाना, किसी छेद से बाहर मत जाना, चिमनी से बाहर मत जाना, दरवाजे को फाड़ कर बाहर मत जाना। यहाँ पर कई रास्ते अजीब हैं, उन रास्तों का इस्तेमाल मत करना। इंसानी रास्ते, उन्हीं का इस्तेमाल करना। और भले ही कपड़े बदल रहे हो, कोई झांकता हुआ दिख जाए तो ध्यान मत देना। वैसे भी तुम लड़के हो, तुम्हें किसी ने नंगा देख भी लिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं जान ही नहीं पा रहा था वो मजाक कर रहा है लेकिन सीरियस होकर। क्या बात है। मैं उसको अलविदा कहकर अब 8 बजे सीधा अपने कमरे की तरफ आने वाला था। मोमोज टेस्टी थे, पेट भर चुका था और मैं खाना नहीं चाहता था। जरा भी जेब से खर्च नहीं हुआ था और मैंने सोचा जाते वक्त कोई ना कोई चीज़ इन्हें देकर जाऊंगा, कुछ पैसे ही देकर जाऊंगा। आखिर किसी ने मेरी इतनी मदद की है और मैं मुफ्त में सब कुछ नहीं लेना चाहूँगा। मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास पैसे तो हैं खर्च करने के लिए, और कोई मेरी मदद करे और मैं उसकी मदद ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने अपना सारा सामान वहाँ पर रखा। मैं काफ़ी गंदा हो चुका था क्योंकि रास्ते में बारिश भी हुई थी। मेरी बाइक भी गंदी थी, लेकिन उसे मैं रात को धो नहीं सकता था, खुद तो नहा सकता था ना। जल्दी से कपड़े उतार कर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चला गया, लेकिन जब वहाँ ठंडा पानी मिला मन कर रहा था ना ही नहाऊं। वहाँ पर तो गीज़र भी नहीं है, लेकिन अब ठंडे पानी से नहाना तो था ही। अब धीरे धीरे मैं पानी डालने लगा और भगवान का नाम लेता जा रहा था। ठंड में आपको सच में भगवान याद आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने 2-3 मग अपने ऊपर पानी के डाले, मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। आप माने या ना माने, हमारे शरीर के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होती ही है। आप किसी और दिशा में देख रहे हो, पीछे से आपको कोई घूर रहा हो, आप असहज सा महसूस करने लगते हैं। यही होती है हमारी सिक्स्थ सेंस। कब आपको कोई घूर रहा है आप जान जाते हैं, भले ही उस तरफ आपकी पीठ ही क्यों ना हो। मैं भी असहज सा महसूस करने लगा था, तभी खिड़की की तरफ मेरी आंखें गई। वहाँ मुझे 2 आंखें नजर आईं। कोई जैसे खिड़की से अंदर की तरफ घूर रहा था। मुझे जैसे बड़ी शर्म सी आने लगी। अब किसी के सामने नंगा नहाते हो तो आपको शर्म तो आएगी ही। अगर आप बाथरूम में नहा रहे हैं, कोई आपको देखने लगे तब भी शर्म तो आएगी ही। एकदम से मैं घूम गया और उसके बाद मुंह में गालियां निकालने लगा। मैं जल्दी से पर्दा आगे कर चुका था, फिर भी खिड़की के बाहर से आवाज़ें आती रहीं, ठक 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 की, जैसे कोई बाथरूम के अंदर आना चाहता। अब दिमाग में ख्याल भी अजीब अजीब आ रहे थे। अब उस औरत ने और उस आदमी ने बातें ही ऐसे की थी। उसने खास तौर पर कहा था, यहाँ लोग घूरते हैं। अब मॉडर्न लोग लग रहे हैं, जैसी जैसी इमारतें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, लेकिन ये बाथरूम के अंदर घूरने वाली आदतें, ये कैसे गांव के लोग हैं? आप चाहे हिमाचल के किसी भी कोने में चले जाएं, ऐसे लोग थोड़े ना मिलते हैं। ये तो बाथरूम के अंदर झांकने पर तुले हुए हैं। अब यहाँ कोई लड़की आ जाए तो ये तो बेशर्म देखते ही रहेंगे ना। मैं मन में बहुत कुछ सोच रहा था, तभी ऊपर वाला जो रोशनदान था उसमें 2 आंखें नजर आई। अंदर की तरफ कोई देखना चाहता था। ये किसी आदमी की आंखें लग रही थी जिसकी उम्र 50 साल के करीब हो। कहीं वो बूढ़ाई तो अंदर नहीं झांक रहा, मुझ पर विदा तो नहीं हो गया। ये देखकर जल्दी से हाथ मारकर मैंने वो रोशनदान भी बंद किया। अब जल्दी जल्दी मैं नहाने की कोशिश करने लगा और पानी डालता गया। साबुन लगाकर जल्दी से टॉवल लपेटा और मैं कमरे में चला गया। अब मुझे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन रात को गुस्सा निकालूं कैसे? फिर मुझे लगा बाहर जाकर देखता हूँ रोशनदान के बाहर कौन है, उस खिड़की के बाहर कौन है। मैंने जल्दी से कपड़े पहने, दरवाज़ा खोला और मैं बाहर चला गया। फिर मुझे दिखा कि बाथरूम के उस तरफ वाली खिड़की और रोशनदान के पार खाई थी। कोई लटक कर अंदर देखने के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों उठाएगा? नीचे तो पाँव रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। कोई वहाँ पर कैसे आ सकता है? मैं सोचने पर मजबूर था। टॉर्च की रोशनी मारता रहा मैं, लेकिन दिमाग में ख्याल नहीं आया कैसे कोई यहाँ पर पहुँच गया होगा जो अंदर झांक रहा होगा। किसी को कुछ कहूँगा भी कोई यकीन नहीं करेगा। उस बूढ़े को तो सुबह बताऊँगा ज़रूर, कैसे कोई यहाँ आकर मुझे झांक रहा होगा। उसने मना भी किया था। अब उसकी बातों में दम लग रहा था। पहले लगा मजाक कर रहा है,
सच में यहाँ कमरों के अंदर लोग झांकते हैं। कौन है वो जानना होगा। अब मैं बेड पर चला गया था। जल्दी से मैंने अपनी वो डायरी निकाली। अब मैं जो भी दिन में घटा होता है उस डायरी में लिखने लगता हूँ। बाद में एक किताब का रूप दे देता हूँ। यहाँ पर भी जो घटनाएं हो रही हैं उसे एक किताब का हिस्सा बना दूंगा मैं। मेरे साथ जो हुआ, हंसी भी आ रही थी मुझे, लेकिन एक रोमांचक किस्सा भी मिल गया था। किसी के सामने नहाया था जो कभी रोशनदान से झांक रहा था, कोई खिड़की से झांक रहा था। इज्जत उसके सामने रही नहीं होगी मेरी। मैं हंसता हंसता उन पन्नों को भरने की कोशिश कर रहा था मजाकिया अंदाज में। तभी पास की खिड़की में मुझे आंखें नजर आई। क्योंकि मैं बाहर की तरफ घूम कर आया था तो मुझे हैरानी हुई कैसे खिड़की की उस तरफ ये झांक रहा एक 20 साल का लड़का लग रहा था, लेकिन कैसे वहां पर वो खड़ा है। उस तरफ तो टाइल्स लगी हैं और खड़े होने की कोई जगह तक नहीं है। अब मुझे लगा देखना तो होगा मुझे। मैं खिड़की के करीब जाने लगा और तभी उस लड़के के पीछे एक खूबसूरत लड़की का चेहरा भी नजर आया। आखिर मुझे देखने के लिए गांव में इस तरह से लटक लटक कर लोग क्यों आ रहे होंगे। मैं इतना भी खास नजर नहीं आता, इतना हैंडसम भी नहीं हूँ और बातें भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करता कि लोग मुझ पर इस तरह मोहित हो जाएं। तो मैं ख्याल करने लगा पर्दे लगा देता हूँ जैसा उसने कहा था। दरवाजे तोड़कर बाहर मत जाना, खिड़की से बाहर मत जाना, रोशनदान से बाहर मत जाना, छेद से बाहर मत जाना। नियमों का पालन तो मुझे करना होगा। जल्दी से मैंने पर्दे लगा दिए, लेकिन उसके बाद वो खिड़की पर खटखटाने की आवाज़, ठक 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 ठक। मैं कुछ समय बेड पर लेटा रहा, लेकिन वो ठक ठक की आवाज़ ने मुझे परेशान सा कर दिया। फिर मैं उन पर्दों को हटाकर गुस्से में चिल्लाना चाहता था, लेकिन अब चेहरे बदल चुके थे। ये 2 लड़कियां थीं। ये लड़कियां नॉर्थ इंडियन लग रही थीं। उनके चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे। लेकिन तभी मैंने सोचा पहले तो एक लड़का और एक लड़की थी जो कि साउथ इंडियन जैसे लग रहे थे। अब ये नॉर्थ इंडियन बाहर कैसे, और ये अलग क्यों है? क्या गांव में हर तरह के लोग रहते हैं और मुझे देखने के लिए क्यों इस तरह आए हुए हैं और खिड़कियां खटखटा रहे हैं? अब इन लड़कियों से पूछना होगा आखिर ये कौन है। उसके बाद वो बड़ी सी खिड़की थी। उस खिड़की की चिटिकनी खोलकर जरा सा बाहर मुंह निकाल कर मैंने कहा, कौन हो तुम? और उनकी आवाज़ जैसे डिब्बे में बंद हो। वो सामने से बोल रही थी, लेकिन आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच ऐसे रही थी जैसे बहुत ज़्यादा गूंज रही हो। मैं शब्दों को सुन नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। वो कुछ बोले जा रही थी, बड़ी खुश, कभी निराश। कभी उनके चेहरे के भाव बदल जाते, कभी वो कुछ कहना चाहती, मेरे समझ में नहीं आता। हम दोनों बात करने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन बात कर नहीं पाए। फिर मैंने खिड़की बंद कर दी और उनकी आंखों में जैसे आंसू से थे और पीछे अंधेरा, उनके चेहरे अंधेरे में खो से गए। फिर मैंने पर्दा लगा दिया। कुछ समय मैं बेड पर लेटा उनके बारे में सोच रहा था और खिड़की पर ठक ठक की आवाज़ आई और मुझे लगा वो लड़कियां फिर से आ गई मुझसे बात करने के लिए। मैं अब उन पर्दों को हटाकर जैसे ही आगे गया, ये एक बूढ़ा आदमी था। उसके सर के सफ़ेद बाल थे, लेकिन उसके मुंह पर बड़े बड़े कट के निशान। उसे देखते मैं डर गया। मैं खिड़की खोल नहीं सकता था। फिर से मैंने थोड़ी सी खिड़की खोली और कहा, चले जाओ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। उसकी आवाज़ भी डिब्बे में बंद सी। उसका मुंह बहुत करीब था मेरे। खिड़की थोड़ी सी खोल रखी थी मैंने, लेकिन आवाज़ डिब्बे में बंद सी, जैसे किसी और ही जगह से बोल रहा हो। फिर मैं भागकर बेड पर लेट गया। अब किसी ने कोई आवाज़ नहीं की, लेकिन अब आवाज़ होने लगी बारिश की। बारिश वो बहुत तेज़ हो रही थी। बादलों के गरजने की आवाज़, बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़, उन आवाज़ों से बार बार आंख खुल जाती। मैं बिजली से थोड़ा सा डरता हूँ। जब बिजली पड़ती है धमाके की आवाज़ आती है और मैं डर सा जाता हूँ। ये शायद मेरे बचपन की हुई उस छोटी सी घटना के कारण हुआ है। बचपन में ऐसे बिजली बहुत कड़का करती थी और मैं उससे डर जाया करता था। मेरे चाचा मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया करते थे। ये भूत हैं जो बड़े बड़े ड्रम लेकर आते हैं और मुझे पकड़ने के लिए आते हैं। बाहर ये ड्रम बजाते हैं कि आज लेकर जाएंगे। और ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई। पूरा बचपन में मैं डरता रहा और अब भी जैसे वो डर खत्म ही नहीं होता। क्या करूं मैं? बिजली की इस आवाज़ से डरता हूं। मैं सिकुड़ कर लेट जाता हूं। अब ये आवाज़ें बार बार हो रही थी। बाकी वो छत
टीन की थी, इसलिए उस पर बारिश की आवाज़ ने मुझे सोने ही नहीं दिया। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन बिजली और बारिश सोने नहीं दे रही थी। तो मैं उठकर बैठ गया और उसके बाद मन में जैसे अजीब अजीब ख्याल से आने लगे। बाहर अब भी क्या वो झांक रहे होंगे? क्या अब कोई और आया होगा झांकने के लिए? क्या मुझे नहाते हुए देखने के लिए लोग इस तरह पागल हुए पड़े हैं? मैं कोई सुपर हीरो थोड़ी हूँ जो मुझे कोई देखना चाहेगा, या मैं इतना सुंदर नजर आता हूँ कि मुझे नहाते हुए देखने के लिए यहाँ भीड़ लगी पड़ी है। बाथरूम जाकर आता हूँ ना। मैंने पानी ज़्यादा पिया था, इसलिए बाथरूम जाना चाहता था, लेकिन किसी के सामने बाथरूम करना भी बहुत शर्मिंदगी भरा होता है। इसलिए जब बाथरूम में गया, वो पर्दे में लगाना चाहता था। छोटे पर्दे थे। एक तो ऊपर रोशनदान से हवा सी आ रही थी जिससे पर्दे हिल रहे थे। अब बाथरूम करता भी तो कैसे करता? पर्दे बार बार हिल रहे थे और दो आंखें झांके जा रही थी। किसी के सामने इस तरह से बाथरूम किया नहीं जा सकता। कुछ समय कोशिश की मैंने, वहाँ पैंट नीचे कर ही नहीं पाया और भाग कर मैं कमरे में आ गया। बहुत गुस्से में था। मुझे लगा यहाँ कोने में बाथरूम कर दूंगा, लेकिन किसी के सामने बाथरूम नहीं कर सकता। मैं अब अपने बेड पर बैठा हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं सोचे जा रहा था, आखिर इस गांव में कोई प्राइवेसी है या नहीं। इसके बाद कई आंखें कभी किसी सुराख से झांकती हुई नजर आईं, कभी किसी छेद से। मुझे ऐसा लग रहा था कोई ना कोई मेरे कमरे के अंदर देख रहा है। कुछ समय मैं इसे इग्नोर करने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन आपको पता चल जाता है जब आपकी तरफ कोई घूर रहा हो। मैं महसूस करता गया, मुझे लगता गया यहाँ आंखें घूरती जा रही हैं और वहाँ जितने कपड़े पड़े थे, कभी उन खिड़कियों पर मैं टांग देता, कभी कहीं पर छेद नजर आता मैं वहाँ पर टांग देता। इसके बाद उस घर में छोटे छोटे कई सुराख बने हुए थे और उनके पीछे से आ रही हल्की हल्की सी रोशनी ये बयां कर रही थी कि छोटे छोटे छेदों से भी देखने की कोशिश हो रही है कमरे के अंदर। वहां कमरे के अंदर जितने भी कपड़े रखे हुए थे, मैं हर एक कपड़े का इस्तेमाल करता रहा। कभी कहीं लगाता, कभी कहीं लगाता। उसके बाद मेरे बैग के अंदर जितने कपड़े पड़े थे, मैंने वो भी टांगने शुरू कर दिए। दीवारों पर टंगे हुए थे कपड़े और खिड़कियों से ठक ठक की आवाज़, दीवारों से ठक ठक की आवाज़। अब एक खिड़की पीछे वाले मैदान की तरफ थी, वहाँ से कोई अंदर की तरफ झांक रहा होगा। एक बार देख कर आता हूँ। बाहर से जब भी मैं निकलता कोई नज़र नहीं आता। बार बार मैं चारों तरफ देखता जा रहा था, कौन है जो खाई की तरफ से भी खिड़की के अंदर की तरफ झांक रहा है, और जब मैं बाहर निकलता हूँ वो गायब सा हो जाता है। क्यों बनाए गए हैं यहाँ पर नियम? मुझे सवालों के जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा पसंद है। अकेलेपन में आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं होता है। ऐसी ढूंढने वाली चीज़ें रोमांच पैदा करती हैं। अब मैंने सोचा किसी खिड़की से बाहर झांक कर देख ही लेता हूँ। इसके बाद अब मैदानी इलाके की तरफ मैं टॉर्च लेकर गया। काफ़ी आगे तक देखता रहा। अंधेरे में मुझे कभी कभी थोड़ा डर लगता है। भूतिया कहानियाँ सुनना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और अकेलेपन का साथी यूट्यूब पर सिर्फ एक ही चैनल है, डर एक एहसास, और उसकी कहानियाँ सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, रोमांच पैदा होता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ झूठी कहानियाँ होती हैं और भूत प्रेत असल में मौजूद ही नहीं है, कहानियों तक ही सीमित होती है वो प्यारी आवाज़। लेकिन इस बार मैं कमरे के अंदर आकर सोच रहा था, क्यों ना मैं उन कहानियों की तरह ही कुछ करके क्यों ना देखूं, क्यों ना नियमों को तोड़ कर देखूं जैसा डरावनी कहानियों में बताया जाता है। फिर मैं उस गार्डन वाली तरफ की खिड़की के पास पहुंचा। जैसे ही मैंने कपड़ा हटाया, एक खूबसूरत सा चेहरा। वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसने जैसे साड़ी पहन रखी थी। एक अजीब सी सफ़ेद रंग की टोपी भी उसने पहन रखी थी। उसने लाल लिपस्टिक सी लगाई हुई थी। अब मैं भी खिड़की से उसकी तरफ झांकता गया। वो मेरी आंखों में देखे जा रही थी और मैं भी उसकी आंखों में अब देखना शुरू हो गया। बेशर्मो, देख लो जो देखना है। अब मुझे लगा इसे यहाँ पर भगा कर ही मन को वो शांति मिलेगी। वो अंदर की तरफ देखे जा रही थी। मैंने अपनी टी शर्ट उतार दी, फिर भी वो देखती रही, मुस्कुराती रही। मैं ये सोचे जा रहा था कैसी बेशर्म लड़की है, वो भी अंदर झांके जा रही है।
ये लोग भी अंदर झांक रहे हैं, लेकिन इसे तो मैं भगा कर रहूंगा। अब एक लड़की जो आपकी तरफ देखे जा रही हो और आपको उस पर गुस्सा आ रहा हो, हम लड़के क्या कर सकते हैं? लड़कियां तो किसी को कह सकती हैं कि ये लड़का छेड़ रहा है। अगर हम लड़के किसी को कहें कि ये लड़की हमें छेड़ रही है तो लोग हम पर ही हंसना शुरू हो जाएंगे। अगर बाहर जाकर मैं ये कहूँगा कि एक लड़की मुझे कपड़े बदलते हुए देख रही थी, वो कहेगा अबे तो लड़की है जो शर्मा रहा है, तो क्या हुआ? अगर यही हाल किसी लड़की के साथ कोई लड़का करे तो उसे पुलिस तक पहुंचना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है। अब मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने अपनी पैंट भी उतार दी। इसके बाद मैं कच्छे में था और वो मुझ पर हंसती जा रही थी। अब इसे तो भगा कर रहूँगा। मैंने वो कच्छा भी उतार दिया और वो मेरी तरफ देखकर और ज़्यादा हंसने लगी। अब क्या करूँ, शर्म मुझे आने लगी थी। बड़ी लफंगी सी लड़की है। मैंने कच्छा ऊपर की तरफ किया, फिर वो निक्कर पहनी, टी शर्ट पहनकर अब उस पर चिल्लाना चाहता था मैं। और मैंने वो खिड़की खोली। जैसे ही मैंने खिड़की खोली, उसकी वो दबी दबी सी आवाज़, जैसे मुंह में बोल रही हो, लेकिन वो अपना पूरा मुंह खोल कर बोल रही थी। आवाज़ बाहर आ ही नहीं रही थी और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा। उसके पैरों के नीचे वो घास भी जैसे हरी नहीं, काले रंग की दिख रही थी। अंधेरा होगा शायद। टॉर्च मेरे हाथ में थी। मैं उसके चेहरे पर टॉर्च मारने लगा। सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी सिर्फ उसके ऊपर पड़ रही थी और पीछे वो स्ट्रीट लाइट पर भी टॉर्च पड़ी। वो जल नहीं रही थी, लेकिन पीछे खंबा लगा हुआ था। एक काले रंग की सड़क बनी हुई थी। ये सड़क किस तरफ जाती है? आसपास ऐसी चीज़ें बना रखी हैं जिसके बारे में शायद कोई जानता नहीं। अब नियम तोड़ने का समय है। कहानियों में ऐसा ही तो होता है, उसके बाद ही तो असली मज़ा आता है। देखता हूं मैं, अब इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। एक दो मुक्के तो इसके मुंह पर मार कर रहूंगा। मेरी इज्जत बिल्कुल बेपर्दा करके रख दी है। शरारत मेरी थी, आंखें तो इसकी थी ना। फिर उस खिड़की को खोलकर मैंने अपनी टांग बाहर की तरफ निकाली। वो शर्मा कर थोड़ा सा पीछे हो गई। मैंने दूसरी टांग भी खिड़की से बाहर निकाली। अब खिड़की से बाहर उस सड़क पर कदम रख दिया था मैंने। अब वो लड़की कदम पीछे हटाकर चलना शुरू हो गई थी और उसके बाद उसकी वो आवाज़। अब ये आवाज़ दबी दबी सी नहीं थी, साफ साफ सुनाई दी। तुम पीछे क्यों आ गए? तुम यहाँ क्यों आ गए? और ये बड़ी प्यारी सी आवाज़ थी, बिल्कुल साफ। और मैं खुश हुआ। अब तो सही से बोलना शुरू हुए ना तुम। कभी इधर से झांक रहे हो, कभी उधर से झांक रहे हो। पूरे गांव वाले बड़े बेशर्म हो। और तुम लफंगी लड़कियां, तुम्हारी तो उम्र भी कम है, तुम भी इस तरह से झांकने के लिए आ गई। वो कहने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जल्दी जाओ वापिस। मैं अब उस पर गुस्सा भी था और उसकी बात थोड़े ना मानने वाला था। मैं कहने लगा, अब नहीं जाने वाला, अब तो तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। बड़ी लफंगी हो ना, बिना कपड़ों के लड़कों को देखना चाहती हो। मैंने कपड़े उतारे फिर भी नहीं भागी। अब तो तुम्हें सच में पीट कर रहूंगा। और बाकी रिश्तेदार कहाँ हैं तुम्हारे? कभी ऊपर से लटक के कोई आ रहा है, कभी किसी तरफ से। चाहते क्या हो तुम? फिर उसने जो जो कहा वो मुझे हिलाने के लिए काफ़ी था। उसने कहा, जल्दी जाओ, जाओ खिड़की के पार, समय बर्बाद मत करो। नियम भूल गए तुम? खिड़की से बाहर, दरवाजे को तोड़कर किसी भी उल्टे पुल्टे रास्ते से तुम्हें यहां से बाहर नहीं निकलना है। तुम जल्दी जाओ। अब मैं उसके पीछे भागने लगा था। जल्दी क्यों जाऊं? बेशर्म लड़की, अब तुझे पकड़ कर रहूंगा। तुझे बताता हूं, तू एक दो मुक्के खाएगी ना तो यहां से जाएगी। मैं उसके पीछे भागने लगा और वो भाग नहीं रही थी, उल्टे कदमों से पीछे जा रही थी। काफी आगे तक गया और मैंने सीधा उसके कंधे पर पकड़ने की कोशिश की। उसे पकड़कर मैं गिराना चाहता था। मुझे लगा अब लड़की है, ज्यादा मारूंगा नहीं, लेकिन धक्का जरूर दूंगा। बेशर्मी की हद पार की है उसने। मैंने उसके कंधे को हाथ लगाने की कोशिश की थी और मेरा हाथ उसके कंधे के पार चला गया था। मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाया, क्या वो बड़ी तेजी से हिली जो हाथ छू नहीं पाया? फिर वो एक तरफ थी और मैंने छलांग लगाकर अब दोनों कंधों को एक साथ पकड़ने की कोशिश की और तब मेरे साथ जो हुआ, मैं हक्का बक्का सा रह गया था। मैं उसके शरीर के पार चला गया था। वो धुएं जैसी थी, ऐसा था जैसे कोई आत्मा हो। जब ये बात मेरे दिमाग में आई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरी सोच की कोई दिशा नहीं थी। मैं सोच रहा था
ये क्या हो सकता है? तभी वो लड़की मेरे पीछे खड़ी थी और सामने वो बूढ़ा आदमी नजर आया जो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आ रहा था। अब वो लड़की मुस्कुरा नहीं रही थी, निराश सी थी। तुम गए क्यों नहीं? मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें जाना चाहिए। मैं अब उससे सवाल जवाब करने लगा था। क्यों जाता? तुम मुझे बिना कपड़ों के देख रही थी, बाकी यहाँ सब घूरे जा रहे थे। मुझे तुम सब पर गुस्सा है। तुम इस गांव के लोग हो या क्या हो? उसने कहा, हम गांव के नहीं हैं, हम मुर्दा हैं। मौत के बाद इस दुनिया में हैं हम, और बहुत कम जगह हैं जहाँ से हम इस दुनिया में देख सकते हैं वो जिंदा की दुनिया। यहाँ इस गांव में खिड़कियों के पार तुम्हारी दुनिया, खिड़कियों और दरवाज़ों के पार ये दुनिया। तुम कोई भी उल्टे रास्ते का चुनाव करते तो इस दुनिया में आते, और तुमने वो किया। इसीलिए इस गांव में नियम बनाए गए हैं। तुमने उन नियमों को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, चले आए इधर। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैं वापस चला जाता हूं। मुझे पीछे वो खिड़की नजर ही नहीं आई। दूर दूर तक अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी दूर तक मारता अंधेरा दिखता। नीचे फर्श नजर आता, आसपास खंबे नजर आते, कुछ ईंटों की दीवारें सी दिख रही थी, और वो कह रही थी, रास्ते बदलते रहते हैं यहाँ पर। अब तुम्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हें इस तरफ नहीं आना चाहिए था। कोई टेढ़े रास्ते का चुनाव करना ही नहीं चाहिए था। वो जब मुझसे बातें कर रही थी, मैंने ध्यान दिया उसके पैर हिल नहीं रहे थे, लेकिन वो मुझसे थोड़ा दूर जा रही थी, जैसे ये सड़क खींचकर लंबी हो रही हो, बिल्कुल रबर की तरह। और यही आसपास दिखने वाली हर चीज के साथ हो रहा था। कभी तो कोई पेड़ मेरे बहुत करीब सा आ जाता। वो लड़की चलकर मेरे करीब आना चाहती थी, मुझसे बहुत समय बात करना चाहती थी, लेकिन उसके कदमों की नीचे वाली सड़क बड़ी तेजी से उसको मुझसे दूर धकेले जा रही थी। कुछ समय बाद धकेलती हुई वो बहुत दूर सी चली गई। वो बूढ़ा आदमी वो मेरे करीब से गुजर गया था, लेकिन उसने अपने कदम हिलाए तक नहीं थे। जमीन जैसे अपने आप दिशा बदल रही थी, चीजें करीब और दूर जा रही थी। तभी उस लड़की ने कहा था, समय बर्बाद मत करो, यहाँ पर दूरी की गणना अलग हो रही है। मैंने भागना शुरू कर दिया। अब सीधा मैं उस घास के करीब भागना चाहता था, लेकिन यह सड़क मुझे कहीं और ले जा रही थी, खींच रही थी, और वो घास बड़ी तेजी से पास से निकल गई और पास में मुझे फोन बूथ नजर आया। मैं जल्दी से छलांग लगाकर फोन बूथ के अंदर चला गया। मैं फोन बूथ के अंदर था और आसपास सड़क, पेड़, बहुत तेजी से चीजें निकलती जा रही थी, जैसे मैं किसी जहाज पर हूं और आसपास से बादल गुजर रहे हूं। मुझे लगा, इस फोन का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं। मैंने फोन उठाया और उसमें रिंग आ रही थी, लेकिन मैं जब नंबर लगाने की कोशिश करने लगा तो आवाज आने लगी, सिक्का डालो तो तुम बात कर सकते हो। जेब में हाथ डाला, मेरे पास सिर्फ एक सिक्का था, और मैंने वो सिक्का जब फोन बूथ में डाला तभी मैं फोन कर पाया। मैंने नंबर सीधा अपने दोस्त को घुमाया था, और मेरा दोस्त जो पीकर टुन्न होगा गोवा में, उसने बात भी वैसे ही की। अरे कैसा है, कहाँ पर है? उसकी आवाज सुनकर मुझे लगा, मैं उसे बात करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं मनाली से बहुत आगे एक गांव है, एक गांव जहाँ सड़क नजर नहीं आती, वहां हूँ। मैं फंसा हूँ, मुझे निकालने की कोशिश करना। वो कहने लगा, अच्छा निकालने की कोशिश करना, ठीक है, तू पहाड़ से कूद जा, फिर निकल जाएगा। तो मेरे शराबी दोस्त पीकर कैसी बातें करते हैं, आज समझ में आया था। ऐसे दोस्त काम नहीं आते जब पी हो, इसीलिए मैं शराब से दूरी बनाकर रखता हूं। 1 मिनट की बात कर पाया था, मैं फोन कट गया। मुझे 1 रुपया और डालने की बीच में मैसेज आ रहे थे, और मैं रुपया ढूंढ ही नहीं पाया जेब में। अब वो फोन बूथ, मैं उसी में बैठा था और सड़कें बदल रही थी। मुझे लगा यहाँ पर मैं बैठा रहूंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। 10 मिनट तक फोन बूथ में था। जैसे ही सड़क पर पैर रखा, फोन बूथ जैसे पानी की तरह लहराता हुआ दूर जाने लगा। मैं सड़क पर था। अब आगे का रास्ता मुझे फिर से चुनना था। मुझे अब एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जहां से मैं बाहर निकल पाऊं। नियम तोड़ा है मैंने, सजा शायद मुझे बहुत बड़ी मिलने वाली है। अब मेरे पास से एक घर सा गुजर रहा था। मैंने जल्दी से भागकर उस घर की एक खिड़की को पकड़ लिया। खिड़की के बाहर परछत्ती सी बनी हुई थी।
मैंने हाथ से परछत्ती को पकड़ लिया और मैं उस घर के बिल्कुल साथ साथ था। अब सड़क पीछे से दूर चली गई, लेकिन उस परछत्ती से अंदर कुछ दिख रहा था। पर्दा लगा हुआ था, जैसे किसी ने मोमबत्ती जला रखी हो। मैं खिड़की खटखटाता रहा, लेकिन कोई भी उस खिड़की को खोलने को तैयार नहीं। मैंने अंदर भागता हुआ एक बच्चा देखा। खिड़की में खटखटाता रहा, मुझे अंदर लो, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में फंसा हुआ हूँ। ये घर कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा था। ऐसा ही घर उस गांव में देखा था मैंने, लेकिन मैं क्या करूं, वहां का नियम कोई नहीं तोड़ेगा, खिड़की शायद कोई नहीं खोलेगा। 15 मिनट तक खिड़की खटखटाता रहा। पास में पड़ा पत्थर मैं उस कांच पर मारकर कांच तोड़ना चाहता था, वो कांच ही नहीं टूटा। सख्त था कांच, जैसे लोहे से भी ज्यादा ताकतवर हो। फिर मेरा पैर फिसला, मैं उस घर से बिल्कुल नीचे वाले गार्डन में गिरा। फिर उठकर मैं खिड़की के पास जाना चाहता था, लेकिन खींचता हुआ वो रास्ता उस घर को बड़ी दूर तैराता हुआ ले गया। मैंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन दिशा भ्रम बहुत तेजी से होता है। मैं घर की तरफ भाग रहा था, मेरे कदम दूर की तरफ ले गए और मैं आगे वाले एक रास्ते में खंबे को पकड़कर खड़ा हो गया। हर चीज जिसे छुआ जा सकता था उसके करीब रुका जा सकता था। मैं जहां पर रुकता वहां रास्ता थम जाता, हर चीज हिलने लगती, लेकिन मैं वहां रुका रहता। अब मुझे पता था मुझे करना क्या है। वहां कई लोग मेरे करीब से गुजरते, कुछ मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, कुछ मुझे पकड़ने की कोशिश करते। हिलते हुए ये रास्ते, खींचती हुई ये सड़कें मेरे लिए फायदे का सौदा भी थी। कोई मुझे पकड़ नहीं पाता। जरा से कदम किसी दिशा में भगाओ, कोई जो आपको पकड़ने के लिए आ रहा हो वो बहुत दूर चला जाता। टांगे हिलती उल्टी पुल्टी थी यहां पर। उनसे बच पा रहा था, लेकिन बहुत समय बर्बाद होता गया। 3 घंटे उन सड़कों पर मैं भागता रहा था। मुझे बचना था हर चीज से, लेकिन क्या करता। मुझे लगा मौत की इस दुनिया से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं कई बार कुछ लोगों से सवाल तो करता, वो दूर निकल जाते। मैं किसी को हाथ से पकड़ना चाहता, लेकिन मुझे डर इसका था, वो मुर्दा थे। मैं पकड़ता, वो करीब आते और नुकसान पहुंचा जाते तो मैं क्या करता। मुझे वो यहीं पर कैद करना चाहते होंगे, लेकिन वो लड़की जो सबसे पहले मिली थी, मेरे करीब उस खंबे के पास ही खड़ी थी। मेरे करीब से निकलती उससे पहले ही मैंने उसके पैरों के करीब ही अपना पैर रख दिया। अब सड़कें खींच रही हैं, लेकिन अगर आप उसके कदमों पर कदम रखे हों तो सड़कें खींचेंगी नहीं। जहां उसने पैर रखे थे वहीं मैंने पैर रख दिए। वो धुंधली सी धुएं जैसी थी और मैं बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ वहीं पर खड़ा था जहां वो खड़ी थी। अब सवाल जवाब मैं उससे करने लगा था। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे उस खिड़की तक ले जाओ। तो वो कहने लगी, मैं खुद खिड़की ढूंढ कर वहां पहुंची। मुझे भी यहां हर किसी से सवाल ही करने पड़ते हैं। बहुत समय से मैं खिड़की के पार जाना चाहती हूं, मैं जा नहीं पाई। मुझे लगता है कोई भी मरा हुआ खिड़की के पार जा नहीं सकता, लेकिन तुम जिंदा हो। तुम जितना समय यहाँ पर बर्बाद करोगे, मौत के करीब होते चले जाओगे। अगर तुम रास्ता ढूंढ पाए, शायद तुम बच जाओ। उसके बाद तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। तुम्हारी लाश इस दुनिया में धीरे धीरे सड़ जाएगी। ये मुर्दों की दुनिया है, जिंदा इंसानों का यहाँ कोई काम नहीं होता। मैं वहीं पर रोने लगा था। वो मुझे चुप करवाना चाहती थी, लेकिन मैं चुप कर नहीं पा रहा था। मुझे कैसे चुप कराती, वो मुझे छू नहीं सकती थी। मैं जैसे उसके अंदर ही था, वो धुआं मैं शरीर के साथ। लेकिन उसने कहा था, यहाँ रुके रहो, हर चीज करीब से गुजरती है, मौका शायद मिल ही जाए। मैं कई बार उस खिड़की पर जा चुकी हूँ, क्या तुम उस खिड़की पर दोबारा नहीं गए? मैंने कहा, मुझे वो खिड़की नजर ही नहीं आई। इस दुनिया में बाहर निकलने का क्या कोई रास्ता नहीं है? तो उसने कहा, रास्ता जो आने का है वही जाने का है। कोई इस गांव में खिड़की नहीं खोलेगा। तुम्हें तुम्हारी खोली हुई खिड़की ही वापस ले जा सकती है, और बिना रास्ता दिखाए यहाँ रास्ते का चुनाव नहीं हो सकता। मैं कई बार उस खिड़की पर गई हूँ। अगर तुम मेरे साथ यहीं पर रहो, शायद मैं दोबारा उस खिड़की तक तुम्हें पहुंचा पाऊं। मैं बस वहीं पर खड़ा था
और आसपास से गुजरती वो दीवारें, वो खंबे, वो सड़कें, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में मैं खड़ा खड़ा घूम रहा हूँ। ये शायद हमारी दुनिया के साथ चलती वो दुनिया है जहाँ मरे हुए लोग पहुँच जाते हैं। मैं अब बातों बातों में उससे भी जानना चाहता था, क्या वो जिंदा है या मरी है? क्या वो भी इस गांव में आकर खिड़की के पार चली गई थी? तो उसने बताया, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा दुखी हूँ। मेरा एक बेटा है 6 साल का। मैं उसे लेकर यहाँ लेह लद्दाख में घूमने के लिए जा रही थी। मैंने सोचा था अपने बेटे को अकेलेपन का एहसास दूंगी, लेकिन उन सड़कों से गुजरते हुए हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। मैं अपने बेटे को अब तक ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो मौत की इस दुनिया में आ गई। मेरा बेटा भी उस गाड़ी में मरा होगा ना? हमारा कोई नहीं है। मैं जब अपने प्रेमी से शादी करने जा रही थी, मेरे पेट में मेरा बच्चा था। मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया और दोबारा कभी अपनाया नहीं। और मेरा प्रेमी मुझे धोखा देकर जो बेचने के लिए ले जा रहा था, उसकी सच्चाई जानने के बाद मैं वहां से भाग निकली थी। पूरी दुनिया में मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं था, और वो दुर्घटना मुझे तो मौत की दुनिया में ले आई। मैं अपने बेटे को अब भी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे सिवा उसका कोई नहीं है, उसे तो समझ तक नहीं है। इसीलिए मेरी कोशिश है उस दुनिया में पार जाने की। मैं उसकी बातों से भी दुख का आभास कर पा रहा था। हमें लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हम हैं। किसी और की कहानी सुनकर तो देखिए, आपको एक अलग दुख का एहसास होगा, और उसकी बातों में भी वो दुख था। तब वहां आसपास से कई घर गुजर रहे थे, और वो मुझे कहे जा रही थी, दुनिया के हर घर को यहाँ से देखा जा सकता है। तुम जिसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, वो दुनिया तुम्हारे ज़्यादा करीब आएगी। सच में वहाँ से गुजरता हुआ मेरा वो घर गुरुग्राम का मुझे दिख रहा था। कई बार नज़रों के पास से वो गुजर जाता, लेकिन वहाँ खिड़की को पार किया नहीं जा सकता, इसलिए उस दिशा की तरफ जाने का फ़ायदा नहीं था। मुझे वो घर चाहिए था जिसकी खिड़की से मैं बाहर आया था। वो मुझे बताती गई, मैं यहाँ से पूरी दुनिया को देख सकती हूँ। मैं जिस दुनिया के बारे में सोचती हूँ, जिस करीबी के बारे में सोचती हूँ, उसके घर के पास से गुजर जाती हूँ। खिड़कियों से अंदर देख सकती हूँ, लेकिन वहाँ मैं किसी को भी दिख नहीं पाती। सिर्फ ये गांव है जहाँ पर ये वरदान है कि यहाँ से मुर्दों से बात की जा सकती है। इसीलिए इस खिड़की दरवाजे से कोई भी बाहर नहीं निकलता। उल्टे रास्ते का यहाँ चुनाव नहीं होता। उसकी बातों में भी दर्द था, लेकिन उसने मुझे रास्ता दिखाने का वादा किया था। जिंदा का वादा आपने सुना होगा, एक मुर्दा लड़की का वादा निभाया जाता है या नहीं, मैं खुद नहीं जानता था। जिसे खुद धोखा मिला हो, क्या वो किसी के साथ अच्छा कर सकती है? लेकिन वहां से गुजरता हुआ वो घर, और उसने मुझे हाथ देकर कहना शुरू कर दिया, भागो भागो उस तरफ। मैं उस तरफ भागना शुरू हो गया, वो भी मेरे साथ। वो भाग नहीं रही थी, वो बड़े आराम से जैसे उस खिड़की के पास चली गई और मुझे कहने लगी, आओ जल्दी करो, खिड़की खुली है, समय बर्बाद मत करो। मैं बड़ी तेजी से भाग रहा था और वो मुझसे दूर जाने लगी। कोशिश बहुत थी मेरी, लेकिन वहां धरती हिलती बड़ी तेजी से थी, खींचती बड़ी तेजी से थी। लेकिन आपकी कोशिश कामयाब होती है अगर हिम्मत और लगन पुरजोर हो। मैंने जोर से वो हिम्मत की और उस खिड़की को मैंने पकड़ ही लिया। खींचकर मेरे करीब आ गई थी और मैं उस खिड़की से जैसे दोनों बाजू से अंदर गिर गया। वो लड़की बाहर थी और उसकी आवाज़ दबी दबी सी। वो अब उस मुर्दों की दुनिया में थी और मैं इस तरफ। खिड़की मैंने खोल रखी थी। आ जाओ, शायद तुम जिंदा हो पाओ, शायद तुम्हारे बेटे से मिलने का एक मौका तुम्हें मिल जाए। वो कोशिश कर रही थी, उसके लिए उस खिड़की को पार करना संभव नहीं था। वो मुर्दा थी, मैं जिंदा था। उसने इशारा किया खिड़की को बंद करने का और मैंने खिड़की बंद कर दी। वो खींचकर जा रही थी, लेकिन उसका इशारा मैं समझ गया था। उसने एक बच्चे का इशारा किया। मैं जानता था वो किस तरफ इशारा कर रही है। मैं ढूंढूंगा तुम्हारे बेटे को, शायद मेरी कोशिश कामयाब रहे।
कोई जानकारी तो पा ही सकूंगा ना। हो सकता है किसी रोज तुम मेरे घर की खिड़की पर भी आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे पाऊं। और अपने आप मुझे बेहोशी सी छाने लगी थी। मैं पता नहीं क्यों वहां कमरे के अंदर फर्श पर ही सो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं एक पत्थर पर लेटा हुआ था। शरीर मेरा ठंड से सुन्न सा हो गया था। आगे पीछे देखता रहा। सूरज की किरण उन पहाड़ों से निकल रही थी और यहाँ कोई गांव नहीं था। आसपास वीरान जगह और मेरी बाइक पीछे लगी हुई। पीछे पगडंडी पर रास्ता बना हुआ था जहां से मैं आया था, और पूरा का पूरा गांव खाली। शायद जैसे वो दूसरी दुनिया गायब हो गई, वैसे ये गांव गायब हो गया। बाइक लेकर मैं वापस पीछे की तरफ आ रहा था। मुझे नहीं पता जो हुआ वो सच था या भ्रम था। सच्चाई की हालत में था मैं या सपने में था जो हुआ। लेकिन सपना और सच्चाई फर्क आपको बता देते हैं। बहुत लंबा रास्ता था वापस आने का। पहली बार अकेलेपन से दूर भीड़ भाड़ में पहुंचना चाहता था। जिंदगी के सबक आपको कई बार मिलते हैं, मुझे भी मिला था। अकेलापन हर बार सही नहीं होता। मैं उस रास्ते से उस दुकान के पास से गुजर रहा था। यहीं से तो मैगी खाई थी ना मैंने। मैं वहां बाइक रोककर अब उससे पूछ रहा था, मैंने वो गांव देखा, वहां खिड़की के पार, वहां खिड़की के पार। और वो कहने लगा, बताने की जरूरत नहीं है, यहां तुम्हें बहुत ऐसे गांव मिलेंगे जिसकी कहानियां अलग हैं। तुम्हारे वाला कौन सा था? वो दूसरी दुनिया में जाने वाला? अच्छा, तो तुम उसमें गए थे। वो तो अब दोबारा नहीं मिलने वाला। कहते हैं वो खींचता हुआ गांव है, जो खींचता ही रहता है, कभी किसी दिशा में कभी किसी दिशा में। तुम एक जगह रुके और वो गांव कहीं और चला गया होगा। ढूंढ नहीं पाओगे, रास्ते वहीं रहते हैं, ये मंजिल बदलती रहती है। लेकिन मुझे क्या, मैं तो वहां से वापस जाना चाहता था। मैं मुर्दों की दुनिया से वापस आया था। वहां से बाइक लेकर सीधा मैं तो मनाली से आगे मंडी की तरफ चल पड़ा। वहां भीड़ में पहुंचकर बहुत खुशी हुई। अकेलेपन से दूर कुछ अलग सा एहसास था। और वहां मैं पता करना चाहता था उस लड़की के बारे में। बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी मैंने, बहुत अखबारें ली। उसके बाद उस घटना का जिक्र एक जगह मिल ही गया। पुलिस स्टेशन में जाकर पता चला उस लड़की के बारे में। वो भी जानकारी इकट्ठा करते रहे, कोई भी उसकी लाश लेने के लिए नहीं आया। मैंने सवाल किया था, उसके बेटी को क्या हुआ, क्या वो भी वहां मारा गया था? उन्होंने कहा नहीं, वो ड्राइवर मारा गया था, वो लड़की मारी गई। वो बच्चा किस्मत से बच गया। वो उस तरफ था जहां ज्यादा बैग पड़े थे। वो शायद वहां सोया था, इसीलिए वो झटका वो सहन कर गया। उस बच्चे को ले जाने के लिए भी कोई नहीं आया। उसे अपनाना ही कोई नहीं चाहता था। उस अनाथ आश्रम से उस बच्चे को मैंने गोद लिया था। मैंने सारा पेपर वर्क किया और उस बच्चे को अपने साथ लेकर मैं गुरुग्राम वापस आ गया। मैं अब अपने दोस्तों के साथ नहीं रह रहा था और वो खुद हैरान थे। मैंने बच्चे को अडॉप्ट क्यों कर लिया? मेरी तो शादी तक नहीं हुई। मैं किसी को किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। और वो लड़का जिसे मैं बताता हूं कि उसका पिता मैं हूं, लेकिन तुम्हारी मां की मौत उस एक्सीडेंट में हो गई थी, उसे इतिहास की जानकारी मैं देना नहीं चाहता। बस उसे ये कहता रहता हूं, उस दुनिया से तुम्हारी मां देखती है। जो कहना चाहते हो खिड़की में कहो। मैं आज भी मानता हूं वो खिड़की के पास ही होगी। इस घर को वो ढूंढ चुकी होगी। शायद इस खिड़की के इस तरफ से मुझे ढूंढती हुई अपने बेटे को देख रही होगी। मैं नहीं जानता मेरी बातों पर आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मेरी कहानी बहुत ही अजीब है। शायद आपने ऐसी अजीब कहानी कभी नहीं सुनी होगी। मेरी अब तक शादी नहीं हुई है और मेरा अब ये बेटा 9 साल का है।